Good morning. Myself Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए रोटेटिंग मास। तो बैलेंसिंग की हमें आवश्यकता क्यों होती है कि जब कोई इंजन या जब भी कोई शाफ्ट जिसके ऊपर कोई मास अटैच्ड हो और उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो, ठीक, द स्पीड ऑफ इंजन इज़ वेरी लार्ज, देन तो इस रोटेटिंग मास के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है जो इस शाफ्ट को में डिफ्लेक्शन पैदा करता है और साथ ही साथ इसमें वाइब्रेशन भी क्रिएट करता है। तो इस अनवांटेड और अनप्लीजेंट को कम करने के लिए, इन वाइब्रेशंस को कम करने के लिए हमें इसकी बैलेंसिंग की जाती है। तो बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है? तो सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग मास और रोटेटिंग मास, दो तरह के मास होते हैं, उनकी बैलेंसिंग करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास की। रोटेटिंग मास, जो कोई भी अगर रोटेटिंग मास है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, तो हम देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ ए रोटेटिंग मास। तो व्हेन ए सर्टेन मास इज अटैच्ड टू ए रोटेटिंग शाफ्ट, कोई रोटेटिंग शाफ्ट है और उसके ऊपर कोई मास अटैच्ड है, तो इट एक्सर्ट्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इफेक्ट इज टू बेंड द शाफ्ट, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण शाफ्ट बेंड हो सकती है, एंड टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन इट, और इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है। कि जैसे आपके पास ये कोई शाफ्ट है और इसके ऊपर ये कोई भी मास अटैच्ड है, और अगर ये रोटेट हो रहा है तो इसके साइड में यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, जो ये फोर्स अगर इसको अप साइड में ले जाता है तो ये इस तरीके से इसमें डिफ्लेक्शंस आ जाते हैं और ये वाइब्रेशंस होना स्टार्ट होते हैं। तो टू प्रिवेंट दिस इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अनदर मास इज अटैच्ड टू अपोजिट साइड ऑफ द शाफ्ट एट सच ए पोजिशन सो एज टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द फर्स्ट मास। तो हम क्या करते हैं कि इस मास के जस्ट अपोजिट, जो रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट हम एक मास और प्रोड्यूस करते हैं, जिससे दोनों ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस करते हैं, तो दोनों ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाए और इसके इफेक्ट को फिनिश किया जा सके। फॉर इट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ द मास आर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दोनों ही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों ही मास पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों ही इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइड द सेकंड मास इन ऑर्डर टू सेंट्रीफ्यूगल टू काउंटर इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द फर्स्ट मास नॉन एज बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। बैलेंसिंग या फिर उसको काउंटर मास भी कहते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। हमारे पास जैसे ये कोई शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है और इसके ऊपर ये मास लग रहा है m1, जो और इसके एक्सिस से इसकी दूरी है r1। तो इसके कारण इस पर जो एक फोर्स लग रहा है वो F, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम एक काउंटर मास जो है RC डायरेक्शन में काउंटर मास करते हैं, इसके जो जस्ट फोर्स होता है उसको हम लिखते हैं काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो M क्या है? दैट इज रोटेटिंग मास। MC काउंटर या फिर बैलेंसिंग मास। R1 रेडियस ऑफ द रोटेशन M फ्रॉम द शाफ्ट की एक्सिस, और RC होगा रेडियस ऑफ रोटेशन काउंटर मास MC फ्रॉम शाफ्ट एक्सिस। ओके, तो हम देखते हैं अब इसमें कि बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल रोटेटिंग मास बाय ए सिंगल मास रोटेटिंग इन ए सेम प्लेन। अब हम कोई एक आपके मास है जो आपके शाफ्ट के साथ अटैच है और वो एक प्लेन के अंदर रोटेट हो रहा है, तो उस सिंगल मास को बैलेंस करने के लिए हम सिंगल मास का यूज करते हुए किस तरीके से बैलेंस करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपके पास, आप देखिए, ये आपके जैसे ये कोई आपके मान लीजिए मास शाफ्ट है और इस पर कोई भी ये मास अटैच्ड है, तो इसके कारण इस पर एक फोर्स लग रहा है F, इसके कारण इस पर एक फोर्स लग रहा है F। तो हम इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक मास प्लेस्ड करते हैं जिसको नाम दिया जाएगा MC, और ये RC दूरी पे होगा, ये आपके R1 दूरी पर है। तो किस तरीके से हम देखते हैं, तो M1 मास के ऊपर जो F1 मास जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास M1 फॉर द शाफ्ट, और इसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है मास इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से FC द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास MC ऑन द शाफ्ट, FC MC RC ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2। और फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 बोथ आर इक्वल, सो F1 इक्वल टू
एफ सी, तो M1R1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू MC/RC ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड से ओमेगा कट होने पर M1R1 इक्वल टू MC/RC। तो जनरली द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द काउंटर मास RC मेड लार्जर, ये आपको नोट करना है कि RC को जो है लार्जर बनाया जाता है, क्योंकि जिससे उसमें जो बैलेंसिंग मास है, जो आप मास और काउंटर मास अटैच करेंगे उसकी वैल्यू कम हो। तो ये आपकी कंडीशन है M1R1 इक्वल टू MC/RC, जहाँ M जो है आपके अटैच्ड मास है और MC जो है आपके काउंटर मास है। R1 जो है आपके अटैच्ड मास की रोटेशन ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस है, रेडियस है, और RC आपके रोटेशन ऑफ एक्सिस से काउंटर मास की रेडियस है। और तो इस तरीके से हम कोई सिंगल मास अगर किसी शाफ्ट के साथ रोटेट हो रहा है तो उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उसकी ये इक्वेशंस है। ओके, इसके ऊपर आज इस बार आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हम देखते हैं। सॉरी, न्यूमेरिकल नहीं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके, द बैलेंसिंग ऑफ रोटेशन एंड रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ एन इंजन नेसेसरी व्हेन इट रन एट। कि आपको बैलेंसिंग की आवश्यकता कब होती है, जब या तो वो स्लो स्पीड पे हो, या मीडियम स्पीड, या हाई स्पीड, या ऑल। तो जब स्मॉल स्पीड पे होता है, स्लो स्पीड पे होता है, मीडियम स्पीड पे होता है, तब उस पर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसकी मात्रा इतनी नहीं होती, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हाई स्पीड पर जो है हम बैलेंसिंग की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसका आंसर होगा सी, हाई स्पीड। फॉर स्टैटिक बैलेंसिंग ऑफ ए शाफ्ट, तो बैलेंसिंग जो है दो, हम किसी भी रोटेटिंग मास की बैलेंसिंग करते हैं, देखते होता है स्टैटिक बैलेंसिंग, एक होती है डायनेमिक बैलेंसिंग। तो स्टैटिक बैलेंसिंग के अंदर हम ओनली जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए आपके नेट फोर्स एंड नेट कपल बहुत 0 होने चाहिए। तो द स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए क्या कंडीशन है, ए कहता है द नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0, the net couple due to the dynamic force acting on the shaft is equal to 0, C both A and B none of these। तो इसका आंसर होगा A, क्योंकि इसमें स्टैटिक बैलेंसिंग पूछा है, और स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए जितने भी फोर्स है आपके डायनेमिक वो 0 होने चाहिए। थर्ड होता है ए डिस्ट्रीब्यूटिंग मास M1 अटैच टू ए रोटेटिंग शाफ्ट मे बी बैलेंस्ड बाय ए सिंगल मास M2 अटैच इन द सेम प्लेन ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ M1 सच दैट। तो अभी हमने इसी लेक्चर में क्लियर किया है कि अगर कोई मास जो है सिंगल मास है वो रोटेट हो रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए जो MC जो या M2, इसमें M2 दिखा हुआ है, तो दोनों मास जब अटैच करते हैं तो उसकी जो कंडीशन वो होती है M1R1 इक्वल टू M2R2। तो इसका आंसर होगा B। फॉर डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ द शाफ्ट द नेट डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0, बी आपके द नेट कपल ड्यू टू डायनेमिक फोर्स एक्टिंग ऑन द शाफ्ट इज इक्वल टू 0, सी है बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। आपके होगा डी, यहाँ पे आप नोट कीजिएगा डी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, क्योंकि डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए आपके जो फोर्स एंड कपल दोनों ही 0 होने चाहिए। उसके बाद आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हैव ए कंप्लीट बैलेंस ऑफ द सेवरल रिवॉल्विंग मास इन द डिफरेंट प्लेन के अंदर हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी 0, द रिजल्टेंट कपल मस्ट बी 0, बोथ द रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मस्ट बी नन ऑफ द अबव। तो हम कहते हैं कि इसका आंसर होगा सी, बोथ द रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मस्ट बी 0। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पॉलिटेक्निक कॉलेज एग्जाम्स में आएंगे। थैंक यू सो मच।